Hello everybody, welcome to Mind IS. We are presenting before you the current affairs of 20th December 2023. Now these are very important for UPSC as well as the changing pattern of BPSC exam. So let's take a look at the important current affairs of the day along with the important concept associated with it. So the first topic talks about the स्वर्णिमा लोन स्कीम. याद रखेंगे ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है. तो क्या है पर्पस स्वर्णिमा लोन स्कीम का? इट प्रोवाइड सोशल एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको? टू वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लास. तो याद रखेंगे वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स मतलब जो जो वुमेन अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम कौन सा क्लास? बैकवर्ड क्लास. यहाँ पे याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 338 बी में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बना रखा है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 102nd अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर? उसी तरह एक स्टैच्यूटरी लॉ भी है. स्टैच्यूटरी लॉ है कौन सा? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993. याद रखेंगे. तो पर्पस क्या है स्वर्णिमा लोन स्कीम का? टू प्रोवाइड सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. इसका क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा? पहला, सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फायदा पहुंचाने के लिए रहेगा. दूसरा क्या रहेगा? इट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी अमाउंट ऑफ ₹2 लाख. और कितना इंटरेस्ट रहेगा? एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम. क्लियर? 2 लाख तक अपने अकाउंट से या पर्सनल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख या उसके नीचे है तो इंसान या वुमेन को अपने पर्सनल फंड से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. ये भी इसका एडवांटेज है. तो याद रखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्वर्णिमा लोन स्कीम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. जेंडर जैसे हमने कहा फीमेल होना चाहिए. ये बिजनेस वुमेन के लिए है. एज लिमिट होना चाहिए 18 to 55 ईयर्स और उन फैमिलीज में जिनका इनकम लेस देन ₹3 लाख है. याद रखेंगे. नोडल एजेंसी इसको इंप्लीमेंट, इस लोन स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NBC FDC. और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. क्लियर? जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है NBC FDC, इनके बारे में जान लेते हैं. ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है जो MOSJE के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है. कब स्टैब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1992 अंडर कंपनीज एक्ट 1956. याद रखेंगे ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में रजिस्टर्ड है. इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. किसको? बैकवर्ड क्लास सेक्शंस को. बैकवर्ड क्लास सेक्शंस को. क्लियर? उसी तरह से भारत सरकार ने वुमेन रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम क्या निकाल रखा है? महिला समृद्धि योजना, जिसमें वो माइक्रो फाइनेंस करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, खासकर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी NGDR पोर्टल इन न्यू दिल्ली. तो देख लेते हैं इसके बारे में. क्या है ये पोर्टल? इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग, शेयरिंग एज वेल एज एनालाइजिंग जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन. जितना भी जियो साइंटिफिक डेटा है उनका इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, शेयर करना. किसके बीच में? एकेडमिया में एज वेल एज इंडस्ट्रीज में, ताकि सभी को फायदा पहुंचे. ये स्कीम और ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज भास्करा, 4 इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स.
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था इन द ईयर 1851। उसी तरह से याद रखेंगे एक और ओल्ड इंस्टीट्यूशन का नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो 1875 में बनाया गया था। आपको पता ही है, जो भी भारत में मॉनसून या कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड जो अलर्ट या रिपोर्ट रहती है वो कौन सबमिट करती है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्लियर? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आती है, याद रखेंगे। तो वापस जान लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। 1851 में बनाया गया था। प्राइमरी पर्पस था कोल डिपॉजिट को फाइंड करना। किस लिए? क्योंकि उस वक्त नया नया रेलवे नेटवर्क को क्या किया जा रहा था? डेवलप किया जा रहा था इंडिया में। या हमें पता ही है पहली बार भारत में ट्रेन कब रन की है? 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। और कौन था गवर्नर जनरल उस वक्त? लॉर्ड डलहाउजी। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और ये किसके अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का पार्ट है, याद रखेंगे। इसका 6 रीजनल ऑफिस है। क्या रोल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? इसका रोल है अपडेट करना जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, मिनरल रिसोर्सेज इंडिया का उसका सारा ब्यौरा देना, एज वेल एज टू प्रोवाइड जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल एज वेल एज जियोकेमिकल सर्वेज अक्रॉस इंडिया। याद रखेंगे, ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो जान लेते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स क्या है। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है। हमें पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो जान लेते हैं कैमलिड्स क्या है। कैमलिड्स में एल्पकाज, बैक्ट्राइन कैमल्स, ड्रोमेड्रीज, गुआनाकॉज, इलामस, ये सब एनिमल्स आते हैं। ये सारे एनिमल्स हर्बीवोर्स इन नेचर हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज माउंटेन रेंज में और एरिड और सेमी एरिड लैंड्स इन अफ्रीका एंड एशिया में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, एंडीज जो है एक माउंटेन रेंज है। कहाँ? साउथ अमेरिका में। उसी तरह एशिया में आपको पता ही है माउंटेन रेंज हिमालयाज कहाँ लाई करता है? एशिया में लाई करता है। उसी तरह अफ्रीका में एक माउंटेन रेंज क्या है? एटलस माउंटेन रेंज। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? रॉकी है और एप्लेचियन है। और हमें पता है यूरोप में द ब्यूटीफुल एल्प्स। क्लियर? तो ये सब माउंटेन रेंजेस है। तो कहाँ कैमलिड्स कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली एंडीज माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है, एज वेल एज डेजर्ट रीजन में हमें पता ही है कि कैमल्स वहाँ पाए जाते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स के बारे में जान लेते हैं। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स में इनका रोल के लिए। इनका क्या रोल है? दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज प्रोमोटिंग फूड सिक्योरिटी। क्लियर? याद रखेंगे, ये प्रपोजल टू सेलिब्रेट 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स किसने स्टार्ट किया था या किसने लीड किया था? इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बोलिविया। बोलिविया याद रखेंगे लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। और इसको प्रेजेंट कौन किया था? इक्वेडोर। ये भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखेंगे। इक्वेडोर अभी करंट चेयर है इस ग्रुप का। ग्रुप का नाम क्या है? ग्रूलैक। ग्रूलैक का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज। याद रखेंगे, ये 33 कंट्रीज का ग्रुप है, खासकर सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस कैरिबियन आइलैंड्स के कंट्री का। ये 1964 में बनाया गया था टू एनहेंस कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट टॉप याद रखेंगे पॉइंट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स को लॉन्च किसने किया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोम, इटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ 78 ऑपोजिशन एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देख लेते क्या है रूल्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमपीज। एमपीज को सस्पेंड करने
का जो अधिकार है वो स्पीकर को है लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन को है। याद रखेंगे, लोकसभा में इस रिलेटेड रूल्स 373, रूल्स 374 एंड रूल्स 374 ए अप्लाई होता है। ये रूल्स कहाँ मिलेगा आपको? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। उसी तरह राज्यसभा में आपको कौन से रूल्स में मिलेंगे? रूल्स 255, रूल्स 256। रूल्स 373 ऑफ लोकसभा एंड रूल्स 255 और राज्यसभा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चेयरमैन है एंड स्पीकर हैं, दोनों क्या कर सकते हैं? एमपीज को बोल सकते हैं कि वो हाउस से चले जाएं फॉर क्रिएटिंग रक्कस इन द हाउस या डिस्टर्बेंस इन द हाउस। उसी तरह रूल्स 374 ऑफ लोकसभा, रूल्स 256 ऑफ राज्यसभा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, दे कैन नेम द पार्लियामेंट्रियन और एमपीज अगर वो पार्लियामेंट में क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स, और एक मोशन लाया जाएगा जिससे एमपी को सस्पेंड किया जा सकता है टिल द एंड ऑफ द सेशन। 374 ए याद रखेंगे, ये सिर्फ लोकसभा में है। इसको 2001 में लाया गया था। इसके मुताबिक क्या कहते हैं? इसके मुताबिक कि जो स्पीकर हैं, इट कैन एक्चुअली नेम एन एमपी। अगर वो किसी एमपी का नाम पुकारते हैं रिगार्डिंग द सस्पेंशन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 5 days और टिल द पार्ट एंड ऑफ द सेशन। राज्यसभा में ये 374 ए जैसा नियम अभी नहीं है। क्लियर? कोर्ट का क्या ज्यूरिडिक्शन है इस मामले में देख लेते हैं। आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर ए कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, बट कोर्ट इन द पास्ट हैज इंटरवीन्ड ड्यू टू डिफरेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अगला जान लेते हैं, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है एंड क्रॉप डिजीज से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है कि इट टॉक्स अबाउट द डिजीज लेट ब्लाइट डिजीज। तो रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो फार्मर्स ऑफ पंजाब हैं वो सफ़र कर रहे हैं पोटैटो क्रॉप के फेलियर से। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पोटैटो क्रॉप फेल कर गया है पंजाब में? उसका रीज़न है लेट ब्लाइट डिजीज़। ये एक फंगल डिजीज़ है जो पोटैटो के लिव्स, स्टेम्स एज वेल एज ट्यूबर्स को क्या करता है? डैमेज कर देता है। उसी तरह याद रखेंगे, उसी तरह जो ब्लाइट डिजीज है किसको अफेक्ट करता है? राइस को अफेक्ट करता है। उसी तरह जो स्मट डिजीज है वो बाजरा को अफेक्ट करता है। याद रखेंगे। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखेंगे ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इसका कॉन्टेक्स्ट अभी करंट इजराइल और हमास के वॉर से रिलेटेड है। तो क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन? जान लेते हैं। ये मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है अंडर द कंबाइंड टास्क फोर्स 153। तो जान लेते हैं कंबाइंड टास्क फोर्स 153 क्या है। CTF 153 ईयर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कहाँ? रेड सी में, बाबिल मंदाब में और गल्फ ऑफ एडन में। याद रखेंगे ये सब रीजन कंटिन्यूअस अटैक से सफ़र कर रहा है और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इस रूट से पास होता है। तो उन शिप्स को प्रोटेक्ट करना, वेसल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम टेररिस्ट अटैक या फिर आप कह सकते हैं पायरेसी के अटैक से। क्लियर रहेगा? तो कौन कौन कंट्रीज इसमें शामिल हैं? इसमें यूएस है, यूके है, बहरीन, कनाडा एटसेट्रा। और जैसे हमने कहा कि ये कमर्शियल शिप पर अटैक को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका ऑफशोर हेडक्वार्टर कहाँ है? मनामा, बहरीन। हमने रेफरेंस दिया है अभी बाबिल मंदाब का, तो जान लेते हैं बाबिल मंदाब क्या है। बाबिल मंदाब एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट याद रखेंगे, स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज ऑफ सी होता है जो दो सी को कनेक्ट करता है। रिपीटिंग अगेन, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ सी विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। ये एक इधर सी और एक इधर सी। तो देख लेते हैं इस पिक्चर में बाबिल मंदाब जो है
आप देख रहे हैं ये जो नैरो पैसेज है ये बाबिल मंदाब है। ये खुद एक आप कह सकते हैं कि सी है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ एडन, ये जो इंडियन ओशन है इधर, और अरेबियन सी, और इधर रेड सी। तो इट इज कनेक्टिंग रेड सी एज वेल एज द गल्फ ऑफ एडन लाइंग इन द इंडियन ओशन। तो ये दो सी मास को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह देख लेंगे बाबिल मंदाब दो मेनलैंड को भी कनेक्ट कर रहा है। एक तरफ है यमन जो कि कहाँ है? अरेबियन पेनिनसुला में है। और दूसरी तरफ किसको कनेक्ट कर रहा है? जिबूटी और एरिट्रिया को कनेक्ट कर रहा है। और ये कहाँ है? अफ्रीका में है। तो दो लैंड मास को भी कनेक्ट कर रहा है और दो सी मास को भी कनेक्ट कर रहा है। अब देख रहे हैं एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, हम जानते हैं कि इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न अफ्रीका क्या है? एक है सोमालिया, एक है एरिट्रिया, एक है इथोपिया, और एक है जिबूटी। क्लियर? और याद रखेंगे बाब एल मंदाब एक स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम ट्रेड रूट है जो मेडिटेरियन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है किससे? रेड सी से वाया सुएज कैनाल। यहाँ पे द इंपॉर्टेंट सुएज कैनाल, इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं अरबिक में, क्योंकि क्योंकि देखेंगे आप ये बहुत ही नैरो पैसेज है जिससे डेंजर फॉर किसका है? नेविगेशन के लिए। क्लियर है? उसी तरह याद रखेंगे भारत ने भी कुछ एक क्वासी सिक्योरिटी अलायंस बनाए हैं, क्वासी सिक्योरिटी, जिसका नाम था क्वाड। क्वाड में कौन कौन है? यूएस है, इंडिया है, और कौन है? जापान है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या पर्पस है क्वाड का? क्वाड का पर्पस है टू एंश्योर फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस प्लस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ये सब टर्म याद रखेंगे, आंसर राइटिंग में यूज करेंगे इसको। क्लियर रहेगा? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें देख लेते हैं मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रेट क्या है? मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, इस एग्जाम में आता रहता है। सुंडा स्ट्रेट, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट, हॉर्मोज स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। याद रखेंगे एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। Talking about the next current affair talks about the launching of 3 sub schemes under the RAM program। याद रखेंगे ये MSME से जुड़ा हुआ है। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। तो क्या है रैम प्रोग्राम? रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट के लिए लाया गया है। याद रखेंगे ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंटर सेक्टर स्कीम है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। इन सब के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स में जानेंगे। क्या पर्पस है रैम्प का? रैम्प का पर्पस है सेंटर स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन करना और क्या करना? फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम डेवलप करना एमएसएमई के लिए, और क्या करना? उनको ग्रीन एनर्जी में प्रमोट करना, एज वेल एज विमेन को भी एमएसएमई में क्या करना? प्रमोट करना। क्लियर रहेगा? तो क्या देख लेते हैं जो 3 सब स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं अंडर द रैम्प प्रोग्राम, वो क्या क्या है। पहला है एमएसई गिफ्ट स्कीम। ये क्या करती है? ये हेल्प करेगी एमएसएमई को कि वो अपने सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को क्या करें? इंक्लूड करें। इससे क्या होगा? इससे कार्बन न्यूट्रलिटी में हेल्प मिलेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी, आपको पता ही है इंडिया ने टारगेट कर रखा है पंचामृत में कि बाय 2070 हम लोग क्या बन जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल। एमएसई स्पाइस स्कीम का पर्पस क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्या है? ये है मिनिमम वेस्ट, वेस्ट कम प्रोड्यूस करना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो याद रखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है 6R प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और याद रखेंगे ये यूज, रिसाइकल और रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स में बिलीव करती है। तो इसे याद रखेंगे, इससे कार्बन न्यूट्रलिटी प्रमोट होगा और नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है बाय 2070 अंडर पंचामृत स्कीम वो भी फुलफिल होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड सब स्कीम अंडर रैम्प, वो क्या है?
वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट, ताकि उनको क्या, जो एमएसएमई सेक्टर है उनको लीगल सपोर्ट मिले ताकि डिलेड पेमेंट ना हो। क्लियर। एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, पैरामीटर, वो जान लेते हैं कि क्या 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 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। याद रखेंगे, जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट्स एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रखेंगे, जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जो टर्नओवर या रेवेन्यू 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट मशीनरी में 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू है 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई का ये डेफिनेशन। मूविंग ऑन टू द next topic talks about the launching of 72 crore developmental plan for developing Sita's birthplace at Punora Dham in सीतामढ़ी बिहार। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, क्या करने के लिए, एक डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किया है टू डेवलप सीताज बर्थ प्लेस। तो देख लेते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता पहले कहाँ माना जाता था, एट जानकी टेम्पल इन सीतामढ़ी। क्लियर। यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया था 200 साल पहले, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार पुनौरा धाम को क्या मानती है, उनको बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। क्लियर। ये कहाँ से उन्होंने, फ्रॉम रिसर्च थ्रू वाल्मीकि रामायण और कुछ ट्रैवलर के अकाउंट से। ये जो पुनौरा धाम है इसमें क्या किया जाएगा, रेनोवेशन किया जाएगा एग्जिस्टिंग टेम्पल को और क्या किया जाएगा, सीता टेम्पल बनाया जाएगा सीता कुंड में और साथ ही साथ लवकुश वाटिका, सीता वाटिका और सीता कुंड को भी क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो याद रखेंगे पुनौरा डेवलपमेंट प्लान। मूविंग ऑन टू द लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, इट टॉक्स अबाउट द नोमा डिजीज। ये क्या है, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। तो जान लेते हैं नोमा के बारे में। नोमा एक गैंग्रेनियस डिजीज है जो माउथ और फेस दोनों को अफेक्ट करता है, खासकर चिल्ड्रन में फ्रॉम एज 2 to 6। इसका रीज़न है मैल न्यूट्रिशन और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम पोवर्टी। क्लियर रहेगा। अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है नोमा से। तो ये जैसे हमने पढ़ा कि जो एनटीडी है वो क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। तो याद रखेंगे, एनटीडी एक ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस या 20 डिजीज होता है जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में अकर करता है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो याद रखेंगे, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इट अफेक्ट्स अराउंड 1 बिलियन पीपल। क्लियर। कॉजेस बहुत सारे इसके पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी एटसेट्रा। भारत सरकार के कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जिन्होंने एनटीडी के लिए स्टेप्स लिया है, जैसे कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम, या डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह फाइलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह कालाजार को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। भारत ने अब तक कुछ एंटिटीज को क्या कर दिया है, कंप्लीटली एलिमिनेट, जैसे कि गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा एंड यॉज। वर्ल्ड ओवर पे जो स्टेप्स लिया गया है टू टैकल एंटिटीज देख लेते हैं। एक है लंदन डिक्लेरेशन ऑन एंटिटीज, जो कि क्या करेगा, जो अडॉप्ट किया गया था 2012 में। उसी तरह किगाली डिक्लेरेशन ऑन एंटिटी, ये क्या करेगी, इसका पर्पस है टू इरेडिकेट और कंट्रोल एंटिटीज बाय 2030। याद रखेंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट रहता है। तो दिस was a comprehensive list of daily current affairs important for exam. Please stay tuned to Mind IAS for more such updates. Thank you.